नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और न्यूज़ प्लस 21 में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के इस खास शो खास बातचीत में हमारे साथ खास मेहमान कमल वर्मा जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ प्लस 21 के चैनल में। धन्यवाद। और आपको मैं परिचय करा दूं कि कमल वर्मा जी प्रांतीय संयोजक हैं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के, वहीं प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो लगातार जो है कई जगहों पर वो काम कर चुके हैं ग्राउंड लेवल पर, और लगातार कई जो नीचे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, उनके साथ जो है लगातार उनके संयोजक के रूप में वो काम करते आए हैं। आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं सर, और सबसे पहले आपने कैसे शुरुआत की उसके वो जानकारी हम चाहेंगे। एक छोटा सा आपका परिचय हमारे दर्शक को बताएं। सबसे पहले मैं न्यूज़ प्लस 21 का आभारी हूं कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया जी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं और मेरा जो गांव है वो पाटन विधानसभा क्षेत्र, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, एक ग्राम रवेली है। वहां से मैंने काफ़ी संघर्ष किया और संघर्ष करके मैंने यहाँ तक पहुँचा है। आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मेरी जो शिक्षा है वो वहाँ पर एक तर्रा गांव है, वहाँ से मैंने 11वीं तक का परीक्षा मैंने पास वहाँ से किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है आगे जो है संघर्ष करते गया और रायपुर साइंस कॉलेज से मैंने बीएससी और यूनिवर्सिटी से एमएससी करने के बाद मैं मद्रास चला गया और मद्रास में मैंने हायर एजुकेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में मैंने ली। और धीरे धीरे संघर्ष करते करते मैं राज्य सरकार दुर्ग में एक जिला कोषालय में मैंने नौकरी ज्वाइन करी और उसके बाद से निरंतर जो है अभी पदोन्नति के बाद जो है अभी वर्तमान में मैं वित्त विभाग में क्लास 1 अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। सर, आपने जिस तरह से आपने संघर्ष बताया कि ग्रामीण परिवेश से निकलकर आप आज क्लास 1 अधिकारी हैं, और चूंकि आप जो अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन है उसके संयोजक भी हैं, तो किस तरह की समस्याएं जो हैं आपको अभी तक देखने को मिली है? देखिए क्या है, जब आप जो है कर्मचारियों अधिकारियों की समस्या को लेकर जब आप संघर्ष करते हैं, अभी आपको ज्ञात होगा अभी 22 अगस्त से मेरे नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन आंदोलन हुआ था और लगातार 12 दिन तक जो है पूरा प्रदेश का शासकीय कार्यालय बंद रहे, जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय, कुटुंब न्यायालय सब कुछ बंद था। और इस तरह का जो आंदोलन जो है पहली बार पूरे भारत में, मैं अलग अलग राज्य के नेताओं से मेरी बात होती है, कर्मचारी नेताओं से, तो ऐसा आंदोलन कभी उनको देखने को नहीं मिला। तो क्या होता है कि जैसे जब मैंने इस बार आंदोलन मैंने किया था, इस समय मेरे साथ में 106 संगठन जुड़े हुए थे। 106 संगठन को जोड़ कर रखना और उनको साथ लेकर चलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपना विश्वास जो है उनके बीच में अपना विश्वास को बनाए रखना यह बहुत आवश्यक है। जब भी हम कर्मचारियों की बात करते हैं कि बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी। आप जो है जैसे अलग अलग क्षेत्र में जैसे जाएंगे आप जो है वहाँ पर लोगों को गुमराह कर सकते हो, आप उनको बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको अपना चाल चरित्र को बहुत ही स्पष्ट रखना होगा और अपने विचार को, अपने संघर्ष को, हर चीज़ को सार्वजनिक रूप से आपको विश्वास में लेकर कर्मचारियों को चलना होगा, तभी कर्मचारी आपके साथ जुड़ेंगे और आपके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। इससे पहले एक मैं सवाल करूँगा कि आप चूँकि अभी आप कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक हैं, जब आपने नौकरी ज्वाइन की जी और वहाँ पर क्योंकि आपने भी ग्राउंड लेवल पर आपने काम किया, सभी छोटे बड़े कार्यालयों में काम किया, लोगों से रूबरू हुए और आपके साथ में कई आपके सहभागी कर्मचारी भी रहे होंगे जी। उस समय क्या आपने ऐसा कोई प्लान किया था कि आप संयोजक बनकर जो है प्रदेश में जो अधिकारी कर्मचारी है उनकी मदद करेंगे, और ऐसे कोई प्लानिंग आपके मन में पहले रहा है? जी जी, मेरे पिताजी जो है कृषक थे और काफ़ी जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी जागरूक थे और वे चाहते थे कि उनके जो सुपुत्र हैं हर बात एक सपना देखता है कि एक अच्छा अधिकारी बने, और अधिकारी बनने के बाद में जैसे वे राजनीति से भी जुड़े थे और वे निरंतर प्रयास करते रहे जन सेवा, लोगों की सेवा करना। मैंने अपने पिताजी से ही सीखा है कि कैसे लोगों को सेवा करना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का कोई छलावा नहीं होना चाहिए, उसमें एकदम निष्कपट भाव से कैसे लोगों की सेवा करना चाहिए, कैसे विश्वास अर्जित करना चाहिए, ये गुण मैंने अपने पिताजी से सीखा। और उसी दिन मैंने संकल्प किया था, मैंने अपने पिताजी से कहा था कि मैं भविष्य में एक
प्रदेश का एक क्लास 1 अधिकारी बनूंगा। मैंने संकल्प लिया था और साथ ही मैंने उनके सामने यह भी संकल्प लिया था कि आने वाले समय में एक कर्मचारी नेता, एक राजपत्रित अधिकारी नेता के रूप में भी अपने आप को स्थापित करूंगा और बहुत संकल्प लेकर जो है मैंने ये संघर्ष जो है किया और आज इस मुकाम पर मैं पहुंचा हूँ। जिस जगह पर आपने, जिस स्थान से आपने नौकरी की शुरुआत करी थी जी, और उस स्थान पर रहते हुए भी कई सारी समस्याएं होंगी, जब आप आंदोलन के रूप में एक शामिल हुए होंगे, आंदोलन जब भी हुआ होगा उस ज़माने में, जी जी, तब भी आंदोलन हुए होंगे किसी विषय को लेकर, और उस समय बड़े अधिकारी के तौर पर क्लास 1 के अधिकारी और IAS लेवल के जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर मौजूद रहते होंगे, और आज आप खुद क्लास 1 अधिकारी हैं, उसी जगह पर पहुँच गए हैं, तो अब क्या समझ आता है? पहले लगता था कि अधिकारियों ने कुछ काम को रोक रखा है या अधिकारी जो हैं छोटे अधिकारियों को नहीं सुन रहे हैं, चूँकि आप क्लास 1 में पहुंच चुके हैं, तो कैसे दोनों पक्ष जो है कैसे देखते हैं आप दोनों तरीके से? नहीं, आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है जी। देखिए क्या होता है कि आप एक अधिकारी वर्ग से हैं आप जो है, और नीचे जो है मुझे जो है जो क्लास 4 के एम्प्लाई है, वाहन चालक के हैं, क्लास 3 एम्प्लाई है, सब लोगों की समस्या को लेकर मुझे, चूँकि एक राजपत्रित अधिकारी जो है किसी भी सरकार का रीढ़ का हड्डी माना जाता है, तो एक कर्मचारियों की समस्या को ले जाकर, चूंकि उनका ईगो भी रहता है, राजपत्रित अधिकारियों का एक पर्सनल कुछ ईगो भी रहता है, तो उन एक समन्वय का, एक सेतु का काम करना वो कर्मचारी और अधिकारी के बीच में ये बहुत मायने रखता है। कई बार तो अधिकारियों को ऐसा लगता है, कई बार ऐसा मजाक में बोल देते हैं, क्या कमल भाई आप हमारे भी राज्य के हो और आप जो है हमारे ही विरोध कर रहे हो और या हमारे विरुद्ध में आंदोलन कर रहे हो, लेकिन मेरा कर्तव्य है, मैं किसी व्यक्ति के विरुद्ध में आंदोलन नहीं करता, मैं कर्मचारी अधिकारी को न्याय दिलाने के लिए, उनका जो आत्मसम्मान जिनको मिलना चाहिए उसके लिए मैं संघर्ष करता हूँ। तो मैं अधिकारियों को समझाता भी हूँ कि भाई छोटी सी कोई समस्या है तो आप उनकी बात को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, सुनने के बाद में जो रूल्स रेगुलेशन में, नियम कानून में है तो आप उनका सहयोग करिए। इस टाइप का जो है कई परिस्थिति मेरे सामने में निर्मित हुई है और ऐसे ही संघर्षों से मैंने आगे बढ़ा है और आगे संघर्ष करते करते इस जगह पर पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं जब आपके लॉबी के सामने और आपके ही जहाँ से आपने शुरुआत की है उस लॉबी के लोग और आप जिस लॉबी में भी हैं क्लास 1 में, तो कोऑर्डिनेशन का काम जो है आप पूरी तरह से करते हैं और कुछ दबाव जो है आपको देखने को मिलते हैं शासकीय, क्योंकि जिस पद पर आप बैठे हैं वित्त विभाग में, वहाँ बहुत ज़्यादा काम होता है और तमाम जो अधिकारी हैं जो क्लास 1 के हैं वो सब वहीं मिलते हैं, आपके ही लॉबी में सब काम करते हैं। तो निचले स्तर के अधिकारी जो हैं उनकी बातों को ऊपर तक पहुंचाना, उसमें कोई ऐसा कभी सवाल आपके ऊपर खड़ा होता है कि आप एक पक्षी हो रहे हैं, सिर्फ उनकी बात सुन रहे हैं और पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ऐसे सवाल उठता है कि आपके ऊपर, आपके लॉबी में कि नहीं ये एक पक्षी है, हर बार अधिकारियों की बात को सामने लेकर आते हैं, हमारी समस्या उसको नहीं बता पाते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब जो भी अधिकारी है हमारे साथ में वो सब जानते हैं कि कमल वर्मा किस चरित्र का व्यक्ति है ना, उसको सभी लोग परखते हैं, है ना, और हमेशा जो है निष्पक्ष रूप से यह बात अपनी रखता है और निष्पक्षता के साथ में बात को जो है सामने सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तो मैं किसी भी अधिकारी को हर्ट भी नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूं ऐसे मुद्दे जो सही में जिनाइन है, ऐसे मुद्दे नहीं जो नियम विरुद्ध है और ज़बरदस्ती मैं अधिकारी के ऊपर दबाव बनाऊं या उसके ऊपर में जो संचालक है, IAS अधिकारी, IPS अधिकारी है, उनके ऊपर दबाव बनाऊं। मैं ऐसा काम नहीं करता। जब मैं कोई भी मुद्दा है कर्मचारियों का उसको लेकर जाता हूं अधिकारियों के पास में, तो पहले मैं स्टडी करता हूं और जब मैं सेटिस्फाई हो जाता हूं, मुझे लगता है कि नहीं इस बिंदुओं पर यदि मैं संघर्ष करूँ, इनका साथ दूँ तो इनको मैं न्याय दिला सकता हूँ, तभी मैं उस मुद्दे को लेता हूँ। कभी कभी क्योंकि लंबे समय से आप संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं और संयोजक से ज़्यादा एक जनसेवक के रूप में काम कर रहे हैं अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के लिए, प्रारंभ से ही आपने आंदोलनों में आपकी सक्रियता जो है हमें नज़र आती है। कई जगहों पर धरना स्थलों में भी हम जाते हैं तब आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को आपसे बहुत उम्मीद रहती है कि हमारे संयोजक जो है हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे। कभी ऐसी कोई स्थिति बनी है कि अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के जो सदस्य हैं, जो जितने भी अधिकारी हैं, उनको आपके किसी फैसले से नाराज़गी हो, ऐसा कभी देखने को मिला है?
हाँ, स्वाभाविक है। क्या होता है कि जो फेडरेशन जो है 106 संगठन को साथ लेकर चलना, मतलब आपको जो है उनका विश्वास अर्जित करना होगा। जैसे मैं कोई निर्णय लेने जा रहा हूँ या कोई बात मैं सरकार के सामने रखने जा रहा हूँ, तो मैं जो है हर चीज़ को एक पारदर्शिता के साथ में मुद्दों को, समस्याओं को या उसका जो समाधान जो करना है, इन सब चीज़ों को मैं स्पष्ट रूप से अपने साथियों के बीच रखता हूँ। जब सभी साथी ये बोलते हैं कि हाँ, आप जो है इन मुद्दों को लेकर जो है इन सुझावों को लेकर आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ में हैं, तभी मैं आगे बढ़ता हूँ। जब मैं 2019 में राजपत्रित अधिकारी संघ का अध्यक्ष बना और उस समय जो है मुझे दायित्व में उस समय महासचिव था और आदरणीय सुभाष मिश्रा जी उस समय प्रांताध्यक्ष थे राजपत्रित अधिकारी संघ के, तो उन्होंने उनके मार्गदर्शन में मैंने फेडरेशन का भी दायित्व लिया। पूरे फेडरेशन का जब प्रांतीय संयोजक का बनाने का जब समय आया तो मुझे यह दायित्व दिया गया। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं मेरे साथ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उनका जो है विश्वास पे मैं खरा उतरूं, मैं उनको डार्क में रखूं या फिर गुमराह करूं, इस तरह के काम मैं हरगिज नहीं करता। और मेरे इस स्वभाव के कारण जो है प्रदेश भर के जो है 5.5 लाख अधिकारी कर्मचारी सड़क पर उतर आए। इसके पीछे कारण यही है कि मेरे व्यक्तित्व से सभी लोग वाकिफ है कि यह बंदा जो है हमको धोखा नहीं दे सकता, यह बंदा हमारे साथ में किसी प्रकार का छल कपट नहीं कर सकता। ऐसा विश्वास है पूरे प्रदेश भर के कर्मचारियों अधिकारियों में और उस विश्वास को मैं कायम रखना चाहता हूं। और जो मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए हैं, जो मेरा परिवार है, एक सभ्य परिवार से आता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं जब तक मैं इस शासकीय सेवा में हूं तब तक जो है मैं कर्मचारियों अधिकारियों की समस्या को लेकर निरंतर संघर्ष करता रहूं। आप 106 संगठनों का नेतृत्व करते आ रहे हैं और लगातार उनकी बातों को सुनते हैं। जैसा कि आपने बताया, हर तरह के फैसले रीड करते हैं पहले, फिर उसकी पारदर्शिता को जांचते हैं कि कितना सत्य है और कितना सिफारिश करने योग्य है या आंदोलन करने योग्य है। इसके पीछे कई सारे सवाल उठते हैं सर। हम जब मार्केट में जाते हैं, जब आंदोलन वाले जगहों पर जाते हैं और पक्ष के लोगों से भी बात करते हैं, सत्ता पक्ष में बैठे, और जो विपक्ष है उनसे भी बातें करते हैं, कभी कभी ऐसे सवाल उठता है कि सत्ता पक्ष में बैठे लोग बोलते हैं कि इसके पीछे किसी राजनीतिक दल है, उसका हाथ है। किसी भी आंदोलन के पीछे, कुछ आंदोलनों पर उनका ये आरोप रहता है कि ये जो धरना दे रहे हैं, ये तो धरना तो है, लेकिन इसके पीछे किसी राजनीतिक दल का हाथ है। इस पर जो सत्यता है वो कितना पुष्टि करते हैं, कितना प्रतिशत आप इस बात को मानते हैं कि कई सारे आंदोलनों में किसी राजनीतिक दल या विपक्षी जो है उनका हाथ होता है या उनका सब समर्थन होता है? देखिए, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने जब आंदोलन चालू किया था 25 जुलाई से 29 जुलाई तक 5 दिवसीय हमारा निश्चितकालीन आंदोलन था। उसके बाद 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन था। तो मैंने पहले से ही दिशा निर्देश जारी कर दिया था पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी अधिकारियों को। हमारे पूरे 31 जिले में हमारे जिला संयोजक है, पूरे 140 ब्लॉक में ब्लॉक संयोजक है, सबको मैंने दिशा निर्देश जारी किया था कि यह जो मुद्दे हैं, 2 मुद्दों को लेकर हमने आंदोलन किया था। हम चाह रहे थे कि प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिले और साथ ही जो है जो गृह भाड़ा भत्ता है वो 7वें वेतनमान के अनुसार मिले। इन 2 मुद्दों को लेकर ही हमने जो है यह संघर्ष प्रारंभ किया था। उस समय हमने एक दिशा निर्देश जारी किया था कि हमको यह, चूँकि यह कर्मचारियों की लड़ाई है, हम अपने कर्मचारी संगठनों को ही इस आंदोलन में शामिल करेंगे। हमें किसी भी बाहरी, कोई भी, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई सामाजिक संगठन हो, हमको किसी का सहयोग नहीं लेना है और हमको जो है सिर्फ कर्मचारियों का सहयोग लेकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। ये दिशा निर्देश जो है हम स्पष्ट रूप से हम बनाते हैं। लेकिन ऐसा होता है जब आंदोलन करो तो कुछ राजनीतिक पार्टी जो विरोध में है वो चाहती है कि भाई हमें सजा सुजा मंच मिला है तो हम भी वहाँ जाकर इनका समर्थन करें, और इस तरह का जो है प्रयास भी होता है। और कई बार हमारे साथियों के सामने बड़ी दुविधा की स्थिति निर्मित हो जाती है। यदि कोई बड़े लीडर किसी पार्टी के आ गए तो हमको कुछ कहते भी नहीं बनता। कहीं न कहीं हम लोग कोशिश करते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि जो भी आंदोलन हम करें विशुद्ध रूप से वो कर्मचारियों का आंदोलन हो, इसमें किसी भी प्रकार के राजनीतिक व्यक्तियों का इसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो, ऐसा हम निरंतर प्रयास करते हैं। कई जगहों पर अगर हम एक आंदोलन की बात करें, जैसे कि आपने अभी जो महंगाई भत्ता को लेकर जो एक बड़ा आंदोलन आप लोग का चला, और अभी 22 अगस्त को भी आपके कई मुद्दों पर, अहम मुद्दों पर जो आप लोगों ने आंदोलन किया, और जिसमें महंगाई भत्ता जो है, जो डीए की जो मांग है वो काफ़ी प्राथमिकता के साथ उसके विरोध में रहे, उसके मांग को लेकर रहे। एक सवाल जो उठता ये है कि अगर कोई व्यक्ति केंद्र में नौकरी करता है तो केंद्र शासन के हिसाब से उसको भत्ता मिल रहा है, और राज्य में नौकरी करते हैं तो राज्य शासन के हिसाब से भत्ता मिल रहा है।
राज्य में जो बैठा व्यक्ति है वो केंद्र के हिसाब से भत्ता क्यों लेना चाहता है? राज्य में अगर मैं मान लो जाए मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ और एक व्यक्ति क्लर्क की तैयारी कर रहा है और क्लर्क का व्यक्ति बोले कि मुझे आईएएस के अनुसार सुविधा मिले, आईएएस के जैसा सुविधा मिले, तो कितना सत्य मानते हैं इस बात? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा से इसमें क्लियर करना चाहता हूँ जी। ये जो महंगाई भत्ता जो है ये हमारे वेतन का एक हिस्सा है जी। इट इज़ ए पार्ट ऑफ आवर सैलरी, Okay. है ना, यह एक हमारा हक है जी। जब भी देखिए सूचकांक, महंगाई का सूचकांक कौन तय करता है? केंद्र सरकार में एक एजेंसी निर्धारित है, उनके माध्यम से जो है ये सूचकांक के आधार पर जो है महंगाई भत्ता निर्धारित होता है। और वह जो महंगाई भत्ता है वो सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नहीं, वह महंगाई भत्ता जो है पूरे प्रदेश भर के जो स्थिति है, सूचकांक है, उसके आधार पर तय किया जाता है। तो जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है तो सभी राज्यों के साथ में ऐसा अनुबंध है कि उस महंगाई भत्ता को अपने राज्य के कर्मचारियों को भी यथावत जो है उनको भी देना है। यह निर्देश जो है ये दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य होता है, केंद्र के बीच में और राज्य सरकार के बीच में। तो आप देखेंगे जितने भी हमारे जो राज्य सरकार है उनका जो महंगाई भत्ता जो अपने कर्मचारियों को देते हैं, तो केंद्र के समान जब जब महंगाई भत्ता बढ़ता है वैसे ही तुरंत जो है 1-2 महीने के बाद में, कई बार 2-3 महीने का अंतराल भी हो जाता है, तो वो किस्त जो है वो अपने कर्मचारियों के लिए रिलीज़ करते हैं। तो महंगाई जो है एक देश एक बाज़ार। अब जैसे छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, अब यहाँ पर जो है ऊर्जा विभाग के जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो कर्मचारी है उनको 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है जो केंद्र के बराबर है। यहाँ जो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी है वो जो यहाँ छत्तीसगढ़ में पदस्थ है उनको जो है महंगाई भत्ता के 34% मिल रहा है। और वहीं यहीं पर देख लीजिए आप, कई जनप्रतिनिधि है उनका भी वेतन भी बढ़ाया गया, महंगाई के कारण ही बढ़ाया गया। तो हम भी सरकार के सामने यही बात रख रहे हैं लगातार कि जो महंगाई जिस कदर बढ़ी है और इससे जो है पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी अधिकारी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अपने परिवार के जो दैनिक जीवन के जो भी आवश्यक वस्तु है उसका रेट कहाँ से कहाँ चला गया। आप देखिए जब महंगाई भत्ता, आप हम 1 साल पहले की बात करें, उस समय पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, पेट्रोल डीजल के उस समय क्या रेट था, आज उससे लगभग डबल हो गया। तो ये महंगाई जैसे जैसे बढ़ते जा रही है उसके अनुसार हम भी चाहते हैं कि प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान जैसे महंगाई भत्ता दिया जाता है वैसी भत्ता हमको भी मिले। यह हमारा एक मौलिक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, इसको दूसरे तरीके से नहीं देखना चाहिए। मेरा सवाल भी ये सवाल इसी वजह से था क्योंकि ये बात जब पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि महंगाई जो है सभी के लिए बराबर बढ़ता है। लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि जो कम तैयारी किया, जो कम पद पर बैठा है उसको ज़्यादा क्यों मिले। इस तरह के सवाल जो आते हैं, इसलिए ये पूरा बात जो आपने जो नियमावली बताई कि केंद्र में और कैसे सामंजस्य बैठा के जो है महंगाई भत्ता जैसे मुद्दों पर बराबरी का जो हक है वो होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपके जो आंदोलन है उसमें विसंगति के वजह से भी आंदोलन का रूप जो बढ़ते गए, क्योंकि अगर उसी राज्य में किसी दूसरे कर्मचारी को, दूसरे विभाग के कर्मचारी को अगर महंगाई भत्ता 34% यानी केंद्र के हिसाब से मिले तो उसी राज्य में काम करने वाले दूसरे कर्मचारियों को वह कम क्यों मिल रहा है, इसकी लड़ाई आप लोग हमेशा से लड़ते आ रहे हैं और मांग भी करते आ रहे हैं। एकाएक एक चीज़ देखा जा रहा है क्योंकि आप लंबे समय से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का नेतृत्व कर रहे हैं और जैसे ही चुनाव आ रहा है, मतलब आने वाले समय में चुनाव है, ये सारी चीज़ें जो है जितने वादे हैं घोषणा पत्र में जो मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के पहले जो अपनी बात कही थी, जो अपने प्रोस्पेक्टस में जो वो रखते थे, भाषणों में कहते थे, चुनाव के आते ही आंदोलन का जो रूप है उग्र होते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग हर व्यक्ति नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, हर व्यक्ति महंगाई की मांग कर रहे हैं। महंगाई का बात समझ भी आता है, लेकिन चुनाव के पहले जो आंदोलन के जो रूप देखने को मिल रहे हैं और क्योंकि जब चुनाव हुआ तब तुरंत लड़ाई पर क्यों नहीं उतरते लोग। अगर घोषणा पत्र में कहा गया है कि मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद 10 दिनों के अंदर मैं ये कर दूंगा, तो आखिर 4 साल समय क्यों लगा दिया जाता है। मांग तो मांग है ना। एक्चुअल में क्या है कि सरकार बनने के बाद में सरकार अपने घोषणा पत्र को लेकर जो है काम करती है जी। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपने जो है प्रदेश के कर्मचारियों के लिए भी जो घोषणा अपने घोषणा पत्र में उल्लेख किए हैं उसके लिए आप कार्य योजना बनाइए। आप ये जो स्थिति जो निर्मित हुई है अभी जो है ये थोड़ा सा संवादहीनता के कारण हुई है जी।
यदि हम जो है जैसे ही सरकार बनने के बाद हमारे कर्मचारी संगठनों के बीच में यदि सरकार का जो संवाद लगातार चलते रहता और हम लोग अपनी समस्याओं को लगातार रखते और उसके लिए हम सुझाव भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि यदि कोई समस्या हम रख रहे हैं, चूंकि हम लोग भी प्रोटोकॉल से बंधे हुए हैं, हम लोग भी शासकीय सेवक हैं, हम यदि कोई समस्या रख रहे हैं तो हम सामने सरकार के सामने यह भी बताते हैं कि इस समस्या का समाधान को कैसे करना है, यह भी हम बताते हैं सरकार को, ऐसे सुझाव भी देते हैं। तो ये जो योजना जो है उसी समय से बन जाना चाहिए, जैसे ही सत्ता में कोई भी सरकार आए और उनको तत्काल जो है अपने अधिकारियों को इस काम को मेरे को करना है, ये कर्मचारी हित में यह निर्णय लेना है, इसके लिए योजना आप लोग बनाइए, आप जो है कर्मचारी संगठनों से संवाद करिए। ये स्थिति यदि सरकार, कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता, यदि कोई भी सत्ता में आए तो वो जैसे अन्य वर्ग को जो है वो अपने प्राथमिकता में रखते हैं, वैसी जो है कर्मचारियों को भी प्राथमिकता में रखें तो ये स्थिति निर्मित नहीं होगी। रही बात जो है, आप यह कह रहे थे कि 1 साल बचा है और आप लोग सब आंदोलन कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि अब अपने पास समय भी नहीं है। ये अभी 5-6 महीने बाद में आचार संहिता लग जाएगी, तो आचार से निर्वाचन कार्य भी शुरू हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास समय भी तो नहीं है। अभी 4 साल ऐसे ही निकल गया, अभी हम लोग महंगाई भत्ते के लिए लड़ रहे हैं। हमारे जो मूल मुद्दे हैं, जो जैसे हम चाहते हैं कि प्रदेश के कर्मचारियों को 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान मिले, जो कि घोषणा पत्र में है। भाजपा ने भी हमें 15 साल तक अपने घोषणा पत्र में इस मुद्दे को रखे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अब हम लोग चूंकि ये प्रदेश के मुख्यमंत्री है, काफ़ी संवेदनशील है, जैसे पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए, एक अच्छा निर्णय प्रदेश में हुआ। ऐसे ही जो है, जो अनुकंपा नियुक्ति का जो 10% सीलिंग था, जो कोरोना से संक्रमित हमारे कर्मचारी थे, वो सीलिंग को हटाए। तो ऐसे कुछ निर्णय अच्छे हुए हैं, तो अच्छे निर्णय यदि सरकार लेती है तो हम उनका स्वागत भी करते हैं। ऐसा नहीं हम लोग हमेशा सरकार के खिलाफ में खड़े रहते हैं, विरोध करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चूंकि समय बहुत कम है और हम लोग मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके इन मुद्दों को आप लीजिए और इसका समाधान करने का प्रयास करिए। जैसे अनियमित कर्मचारी लोग नियमितीकरण की बात कर रहे थे, अभी देखे होंगे भी 1-2 दिन पहले जो परिपत्र जो जारी हुआ है, यह परिपत्र जो है जैसे ही सत्ता में आई सरकार जो है, उस समय ऐसा परिपत्र जारी हो जाना चाहिए था। 1-2 साल के अंदर में पूरे जो है जानकारी मंगा लेना चाहिए था। जानकारी मंगाने के बाद में उसमें कुछ कार्य योजना तैयार कर लेना चाहिए था। हम लोग भी सहयोग करते, कर्मचारी संगठन के सब पदाधिकारी, हम लोग भी उस मुद्दे को लेकर उनका सरकार का सहयोग करते, वो हो नहीं पाए। तो इन्हीं कारणों से जो है अभी जो 1 साल बचा हुआ है, तो सभी कर्मचारी अधिकारी अपने अपने मांगों को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे मैं अनुचित नहीं समझता। आप कई अभी इससे पहले आपने जैसे कि कहा कि कई सारे निर्णय जो हैं राज्य सरकार के द्वारा लिए गए, कई सारे आंदोलनों के जो फल हैं वो भी सामने आए, तो उनके हित में हुआ। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से उम्मीद भी आप जता रहे हैं कि आपके जो आंदोलन है वो निश्चित तौर पर सफलता की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि आपको मुख्यमंत्री के ऊपर पूरा भरोसा है। एक आखिरी सवाल इस शो में मैं करना चाहूँगा कि जब आप लोग आंदोलन करते हैं, आप अगर किसी एक विशेष विभाग के लोग अगर आंदोलन करते तो एक विशेष विभाग के कार्य प्रणाली में प्रभाव देखने को मिलता है या लोग प्रभावित होते। 106 संगठन एक साथ आंदोलन किए। इससे पहले कि आम जनता को किस तरह से समस्या आई, और जैसे आप न्यायालयों में जाएं तो भटकते रहते थे, पेशी जैसे कई बड़े बड़े बाबू क्लर्क नहीं होने से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह के काम रहते हैं, रजिस्ट्री के काम रहते हैं, बहुत सारे विभाग में जो विभाग के कार्य हैं वो प्रभावित हुए। और क्योंकि कर्मचारी तो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन आम जनता बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हुई, वो परेशान हुई। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, स्वाभाविक है। देखिए, एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो है लगातार, जैसे हमने 30 मई को ज्ञापन दिया मुख्य सचिव को, और इन मुद्दों को लेकर यदि मुख्य सचिव उस समय इनिशिएट कर लिए होते तो आज जो स्थिति निर्मित हुई वो स्थिति निर्मित नहीं होती। यदि कहीं सुनवाई ना हो, कोई सुनने वाला ना हो, है ना, एक मजबूरी में कहा जाए, मजबूर होकर लोगों को आंदोलन करना पड़ता है। जो हमने भी आंदोलन किया, मजबूरी में आंदोलन किया। यदि हमारी मांगों को, जो हमारे जो है महंगाई भत्ता हमारा मौलिक अधिकार है, उसके बारे में सरकार कोई निर्णय ले लेती। अब जैसे हमने कुछ सुझाव दिए, सरकार ने उस सुझाव को स्वीकार कर लिया है। माननीय रविंद्र चौबे जी ने, जो इस सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं और इस सरकार के प्रवक्ता हैं, उनकी उपस्थिति में
उनके मध्यस्थता में ये समस्याओं का समाधान हुआ है। तो अब क्या हो रहा है कि जो आदेश जो जारी होना चाहिए था वो आदेश अभी जारी नहीं हो रहे हैं, तो इससे धीरे धीरे जो है कर्मचारियों में फिर से आक्रोश बढ़ते जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी से मैं कल ही मिला था, हम ये चाहते हैं, या मुख्य सचिव इस प्रदेश के जो मुख्य सचिव उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि आप हड़ताल को समाप्त करिए और हमने जो सुझाव दिया था उस सुझाव के अनुसार सरकार उसका क्रियान्वयन करे, लेकिन अनावश्यक डिले होते जा रहा है। तो ऐसे जो डिले होने के कारण जो है, ये जो देरी होने के कारण जो है अनावश्यक जो है कर्मचारियों में आक्रोश पनपता है और उसके कारण जो है ये आंदोलन का रूप ले लेता है। निश्चित रूप से इससे जो है प्रदेश के आम जनता को काफ़ी कठिनाइयाँ होती है और हुई भी है। उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं खेद भी व्यक्त करता हूँ, पहले भी मैंने खेद व्यक्त किया है, और दिन रात हम लोग परिश्रम कर रहे हैं। जो सफ़र उनको करना पड़ा उसको जो है हम लोग उनकी जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए हमारे कर्मचारी अधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आंदोलन कहने का मतलब है कि किसी भी मांग को सरकार तक पहुंचाने का एक आखिरी लोकतंत्र के हिसाब से रास्ता होता है। मतलब जितने भी पूर्व प्रयास जो हैं पूर्व ही किए जा चुके रहते हैं बात करने के लिए, आवेदन देकर, ज्ञापन सब कर, और आंदोलन जो है एक आखिरी रास्ता होता है, क्योंकि अंतिम स्थिति जिसे कहते हैं हम कि अब कुछ नहीं तो फिर आंदोलन। तो ये काफ़ी, खैर ये लोकतंत्र में आपका अधिकार भी है, जनता का अधिकार है आंदोलन करना, और उसके माध्यम से सरकार को अपनी मांगों को लेकर या अपने किसी भी विषय में बात को लेकर वहां तक पहुंचाने का ये एक आखिरी रास्ता होता है। और जिस प्रकार से आपने संयोजक के रूप में और राजपत्रित अधिकारियों के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपने जो नेतृत्व किया, और लगातार जो आपके समर्थन में जो कर्मचारी और जितने भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उनके सहयोग और समर्थन से आपने सरकार तक बात जो पहुंचाई है, उसके लिए आपके कर्मचारी तो आपसे खुश हैं ही। आगे निरंतर News+21 भी आपको शुभकामनाएं देता है कि जो ग्राउंड लेवल पर जो काम करें और आप ऊंचे पद पर क्लास 1 पर पहुंच चुके हैं, तो वहां तक जाके उनकी बातों को जो है सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आखिरी जो बात यह है कि आखिर अब आने वाले समय में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा और कौन सी बड़ी बात जो है, कुछ प्लानिंग्स हैं आपके, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कर्मचारी हैं, किस तरह से काम करें? जो आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश भर के कर्मचारियों अधिकारियों को यह आश्वस्त कराना चाहूँगा जी कि जिन मुद्दों को लेकर हमने आंदोलन किया उसमें तो सफलता मिली। आप सबका प्रयास, एक एक कर्मचारी अधिकारी कमल वर्मा प्रांतीय संयोजक के रूप में इस संघर्ष में शामिल हुए, और अभी अगला जो है हमारा जो टारगेट है, जो पिंगवा कमेटी जो है, जो 14 सूत्री मांग को लेकर हमने कलम रख मसाल उठा आंदोलन हमने किया था, उस आंदोलन के कारण सरकार ने, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिंगवा कमेटी का गठन किया है, और उस कमेटी के सामने हमारी 2 बार बात चर्चा हो चुकी है हमारे प्रांताध्यक्ष के साथ में। हम नेक्स्ट जो मुद्दा जो है हम लेने जा रहे हैं कि जो अलग अलग विभाग में, चाहे वो लिपिक हो, चाहे वो सहायक शिक्षक हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे वो महिला बाल विकास के जो है पर्यवेक्षकों का हो, उनके जो वेतन विसंगति है वो विगत कई वर्षों से विसंगति है। उस विसंगति को दूर कराने के लिए मैं पिंगवा कमेटी जी के साथ में जो है आदरणीय मनोज पिंगवा जी के साथ में अतिशीघ्र एक बैठक फिर से मैं करने जा रहा हूं, ताकि जो प्रदेश भर के जो अलग अलग विभाग में जो कार्यरत कर्मचारी अधिकारी हैं जिनके वेतन विसंगति है, सरकार उस दिशा में भी कोई ठोस निर्णय ले, उसके लिए भी मैं प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में इस महत्वपूर्ण जानकारी को देने के लिए, वेतन विसंगति की बात को करने के लिए, और जो डीए की मांग है उसको लेकर किस तरह से जो द्वेष भाव जो लोगों में फैला हुआ था और जो सरकार तक वो बात नहीं पहुंच पा रही थी, उस बात को आपके संगठन के माध्यम से जो आपने पहुंचाया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद उन जनता के लिए। क्योंकि तमाम जो लोग हैं, हम लोग भी जब मीडिया जब कर्मचारियों के पास जाती है तो बहुत सारे काम जो है, समस्याएं उनको जो अवगत कराते हैं हमको कि किस तरह से काम करना होता है, क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ते जा रहा है और जनसंख्या के हिसाब से कर्मचारियों की कमी भी होती है। एक छोटा सा एक लाइन आपके News+21 के माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहूँगा कि अभी आपने बहुत बढ़िया एक मुद्दा उठाया कि पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। पहले जब छत्तीसगढ़ राज्य बना और अभी आज 21 साल बाद कर्मचारियों के ऊपर में भी बहुत ज़्यादा दबाव है।
बिल्कुल। मैं इंदिरावती भवन में राजपत्रित अधिकारी संघ का अध्यक्ष भी हूँ। वहाँ मैंने एक बार जो है अपोलो से एक शुगर बीपी का एक शिविर लगवाया था। वहाँ पर आश्चर्य होगा आपको, लगभग 95% अधिकारी कर्मचारी शुगर और बीपी के पेशेंट हैं। उनके ऊपर में इतना दबाव है, जो सेटअप जो है हमको बंटवारे में मिला है उसी सेटअप से हम लोग काम चला रहे हैं। मतलब जहाँ जिस विभाग में हमको 10 कर्मचारियों की आवश्यकता है, वहाँ 5 कर्मचारी काम कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप जो सेटअप है, जिस तरह जो है जनसंख्या में वृद्धि हुई है, लोगों की समस्याएं बढ़ी है, उसका समाधान कराने के लिए आप जो है हर विभाग का सेटअप को जो है आपको रिवाइज करिए, आपको जो है पदों की संख्या में वृद्धि करिए, ताकि हम लोग जो है बहुत सुगमता के साथ में बहुत अच्छे ढंग से आम जनता की समस्याओं का हम समाधान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और ऐसे ही खास जिंदगी में अपने मेहनत और संघर्ष से सफ़र करने वाले और सफलता तक पहुंचने वाले तमाम बड़े लोग जो हैं हमारे चैनल में आते रहते हैं और वो अपनी इस संघर्ष के कहानी को बताते रहते हैं और इससे बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलता है। युवाओं को भी इससे सीखने को मिलता है कि किस तरह से आप संवाद के ज़रिए अपनी बातों को और अपने पक्ष को रख सकते हैं, ताकि और उसमें आपको सफलता मिले। कहीं भी उग्र होने की बजाय एक सार्थक संवाद यदि हो तो समाज धीरे धीरे सफलता की ओर जरूर बढ़ेगा। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।